तो बच्चों, उम्मीद करता हूं आपने अपना पेपर अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा और अब आप अपने एग्जाम्स के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि जिस बच्चे के 100% मार्क्स आए थे इकोनॉमिक्स में सीबीएसई में, उसने किस प्रकार से पेपर अटेम्प्ट किया था और उसके पास क्या क्वेश्चन उसके एग्जाम में आए थे। तो आप देखिए क्या क्वेश्चन थे और क्या उस बच्चे ने अटेम्प्ट किया। सबसे पहले तो ये आपके सामने क्वेश्चन पेपर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन पेपर को मैं ऑर्डर वाइज आपके सामने रीड आउट करूंगा और आप देखिएगा कि बच्चे ने कैसे उनके आंसर्स लिखे हैं, वो भी मैं आपको साथ साथ में दिखाऊंगा। तो आप अगर तैयारी करते हैं किसी भी एक पढ़ाई एग्जाम की, तो आप उसको डिटेल में स्टडी करें और देखें कि आपके मार्क्स किस प्रकार से तैयारी आपने की है, उसी हिसाब से आप उसके आंसर को लिख पाएंगे। पहला क्वेश्चन है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। लुक एट दिस। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इनक्योर्ड ऑन डिफेंस आइटम इज ए टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर। तो ये आपको बताना है कि कौन से टाइप का एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट टाइप का। फिर स्टेट आपको ट्रू फॉल्स बताना है। टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन को रिड्यूस करना है तो सेंट्रल बैंक शुड रिड्यूस सीआरआर। तो क्या ये सेंटेंस सही है गलत है, ये आपको पता करना है। फिर है डिफाइन एग्रीगेट सप्लाई। तो ये तो आपने 3 क्वेश्चन देखे कि क्या एक क्वेश्चन थे। अब मैं आपको दिखाता हूं बच्चे ने क्या इसका आंसर लिखा है जिसको उसके फुल मार्क्स मिले हैं। तो देखिएगा इन तीनों क्वेश्चन के आंसर बच्चे ने क्या लिखे हैं। बच्चे ने सबसे पहले लिखा है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जो आपकी पहली बात थी, पूछा था कि आप कौन सा एक्सपेंडिचर है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। रीजन बोल रहा है एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस आइटम इक्विपमेंट क्रिएट्स एन एसेट्स फॉर द नेशन, बट डिफेंस सर्विसेज ओनली कम्स अंडर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जो सर्विसेज होती हैं वो हमारी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आती हैं, जबकि आपके पास जो इक्विपमेंट और अपने वॉर इक्विपमेंट वगैरह बाई किए हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। दूसरा सेंटेंस आपके पास फॉल्स है, तो उसके रीजन भी उसने दिया है कि टू रिड्यूस इन्फ्लेशन सेंट्रल बैंक शुड इंक्रीज सीआरआर। तो वही सेंटेंस बच्चे ने सेम लिख दिया। फिर एग्रीगेट सप्लाई है, उसको आपको डिफाइन करना था। तो ये वैल्यू होती है ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज which all people producers are willing to supply in an economy in a particular period of time। तो ये तो हुए आपके शुरू के 3 क्वेश्चंस। उसके बाद आप देखिए आगे क्वेश्चंस क्या है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन और बच्चे ने कैसे आंसर लिखा है। तो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन है आपके पास में डैश एजेंट एंड एडवाइजर टू दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कौन एजेंट एंड एडवाइजर होता है, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है। देन गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसीव्ड के एग्जांपल बताने हैं। और इफ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश अ न्यू हॉस्पिटल, अब सरकार ने नया हॉस्पिटल एक एस्टैब्लिश किया है, तो एक्सपेंडिचर इनक्योर्ड ऑन गवर्नमेंट बजट विल बी अ टाइप ऑफ, कौन सा वाला एक्सपेंडिचर होगा। और फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन है, उसको हम बाद में दिखाते हैं। पहले देखिए इन दो के 4, 5, 6 का आंसर बच्चे ने कैसे लिखा। तो देखिएगा 4, 5, 6। 4 के लिए ये कौन है, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पहले उसका आंसर। देन नॉन टैक्स के एग्जांपल थे एसशीट एंड फाइन्स एंड पेनल्टीज, ये आपके पास होते हैं। इसके बाद आपके पास अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था आपसे कि जो हॉस्पिटल वगैरह पे खर्च है वो कौन सा किया है। तो नेचुरली हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो ये आपके पास कैपिटल है। फिर आपको देखो बच्चे ने रीजन भी दिया है, जबकि वो फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन था, उसने फिर भी रीजन दिया है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू हॉस्पिटल इज एन एसेट्स फॉर द कंट्री। तो बेटे आप जितना मैक्सिमम बात को बताना चाहते हैं बताएं। वैसे तो खाली कैपिटल लिखने पे भी बच्चे को पूरे नंबर मिल जाते, लेकिन होता क्या है कि अगर आप शुरू में ही अपनी क्वालिटी को शो कर देते हैं तो इससे आपके और पेपर पे बहुत ही अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। तो इसलिए आप एक एक नंबर के क्वेश्चनों को सीरियसली होकर अटेम्प्ट करना, और उसमें कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ये ना सोचें इसमें तो ये पूछा है ये करें ना करें, जितना मैक्सिमम पता हो बता दें, पर टाइम का जरूर ध्यान रखें। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये है आपके पास में कार परचेज बाय हाउस होल्ड। अगर हाउस होल्ड ने कार परचेज की है तो वो क्या है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जीएनपी डिफ्लेटर क्या होता है।
तो इसने एक और में क्वेश्चन था कि क्या है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपको इसमें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का आंसर पता करना है। तो कैसे बच्चे ने किया है वो मैं आपको शो करूंगा। उसके बाद है चैरिटी फ्रॉम एब्रॉड, अगर आपको बाहर से चैरिटी मिली है तो ये कौन सी साइड में इसकी एंट्री होगी, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। जैसे मैंने बताया था, अगर पैसा देश में आ रहा है, पैसा आएगा तो हमेशा क्रेडिट साइड में होगा, पैसा जाएगा तो डेबिट साइड में होगा। बच्चे ने क्या लिखा होगा वो भी आपको दिखाते हैं। और फिर है आपके पास एंटायर एडिशनल इनकम। एडिशनल इनकम का मीनिंग क्या हो गया, डेल्टा वाई। और इकोनॉमी इज कंज्यूम्ड, अगर जितना पैसा कमाया उतना ही आपने कंज्यूम कर लिया तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी। तो ये थे क्वेश्चंस। अब मैं इनके आंसर्स दिखाता हूं बच्चे ने क्या लिखे हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 7। तो 7 में आपके पास था कि कार परचेज बाय हाउस होल्ड। अगर हाउस होल्ड ने कार बाय की है तो वो नेचुरली क्या है, एक ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी उसमें परफेक्ट आंसर था। फिर आपसे पूछा गया था कि एमपीसी निकालेंगे, तो देखो डेल्टा सी बच्चे ने निकाला है, डेल्टा वाई भी है उसने फाइंड किया, फिर एमपीसी का फॉर्मूला लिखा है डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। आप इसको रफ ना सोचें, आप इसको यही साइड में अटेम्प्ट करें, बाद में अपना आंसर बता दें कि हमारा आंसर है ऑप्शन सी 1। इसके बाद आपको जैसे मैंने कहा ही था कि कौन सी साइड में एंट्री होगी, तो वो होगी क्रेडिट साइड। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन था आपके पास 10th में कि जितना कंजम्पशन किया उतना ही अगर आपकी इनकम थी, तो ऑप्शन बी है नॉन डिफाइंड इंफिनिटी। तो ये थे 1 मार्क के 10 क्वेश्चंस जो बच्चे ने अटेम्प्ट किए। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि 3 मार्क्स में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 3 मार्क्स में क्वेश्चन है, जीडीपी इज नॉट द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ अ कंट्री, डिफेंड और रिफ्यूट। तो आप ऐसे क्वेश्चन की तैयारी आपने की होगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेशन होती है। तो देखिए 11th क्वेश्चन का आंसर बच्चे ने क्या लिखा है, आप देख रहे हो। सबसे पहली बात, खास बात क्या है, अभी तक जितने बच्चे ने क्वेश्चन किए हैं सब ऑर्डर वाइज है। तो अब आपने क्या किया, स्टेटमेंट डिफेंड किया बच्चे ने, तो आप लिखिए पहले क्या कर रहे हैं। तो स्टेटमेंट आपने डिफेंड कर दिया। फिर क्यों डिफेंड किया, चेंज इन प्राइस होने से क्या इफेक्ट पड़ता है, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस की वैल्यू क्या होती है, और एक्सटर्नलिटीज। ये 3 मेन पॉइंट होते हैं जो आपको बताते हैं जीडीपी और वेलफेयर के आपस के रिलेशन को। तो हमने काफी डिटेल में भी आपको पहले बताया कि कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो जीडीपी को तो रेज करते हैं बट आपके एक्सपेंड वेलफेयर को रेज नहीं करते, एंड वाइस वर्सा होता है। तो इसका आंसर प्रॉपरली आपको आना है और पढ़ना भी चाहिए आपको। इसके बाद देखिए बेटे अगला क्वेश्चन है, इन्होंने एक और भी पॉइंट लिखे हैं इसमें। ये फिर से आ गया है एक्चुअली, हाँ एक पॉइंट और है, एक्सटर्नलिटीज को बता दिया। 2 टाइप के एक्सटर्नलिटीज होते हैं, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। तो ये इसमें एक्सप्लेन की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। आपको एमपीसी की वैल्यू दे रखी है 0.8, डेल्टा आई की वैल्यू गिवन है और आपको के निकालना है और डेल्टा आई निकालना है। और फिर दूसरा इसमें और में भी है, तो देखते हैं बच्चे ने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। तो नेचुरली अच्छे बच्चे तो हमेशा न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते हैं, तो देखिए वही इसने किया है। सबसे पहले देखिए जरूरी है ये पता करना कि गिवन क्या है, तो जो भी चीज गिवन हो उसको आप जरूर लिखें। गिवन था आपके पास एमपीसी 0.8, डेल्टा आई 4000 था, और क्या फाइंड करना है, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है और डेल्टा आई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले के निकाल दिया, के का फॉर्मूला है 1/1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, तो के की वैल्यू आपके पास आ गई 5। देन डेल्टा वाई निकाल दिया, डेल्टा वाई का फॉर्मूला होगा के अपॉन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, तो वैल्यू आ गई 20,000। उसके बाद देखिए बच्चे ने आंसर रुपीस में भी लिखा है और करोड़ में भी लिखा है, ये लिखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बच्चे ने अटेम्प्ट किया है, फुल मार्क्स बच्चे को मिले हैं। देन है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13, 14 और 15। क्वेश्चन नंबर 13 है, गवर्नमेंट बजट ऑफ ए कंट्री कैन नॉट हैव फिस्कल डेफिसिट विदाउट एग्जिस्टेंस ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट, डिफेंड और रिफ्यूट। तो अब आपको बताना है कि क्या बिना रेवेन्यू डेफिसिट के फिस्कल डेफिसिट नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चन कई बार बच्चे हमसे पूछते हैं कि ये क्या करें। तो देखिए इस बच्चे ने जिसको फुल मार्क्स मिले हैं, इसको क्या इसमें नंबर मिले, तो देखिए द स्टेटमेंट government budget of a country cannot have fiscal deficit without existence of revenue deficit is refuted।
तो साफ साफ बच्चे ने मना कर दिया कि ऐसा गलत है, बिना रेवेन्यू के भी फिस्कल डेफिसिट हो सकता है। अब कैसे है, तो वो इसने एक्सप्लेनेशन पूरा डिटेल में किया हुआ है, आप स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हो कैसे है। ठीक है, और अगर आपको किसी को भी चाहिए इसकी ओरिजिनल कॉपी तो आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको ये आपके उसमें भेज भी देंगे, ये इस तरह से। इसके बाद डिटेल में बच्चे ने पूरा लिखा और लास्ट में 10 भी लिखा हुआ है, 10 देयर कैन बी फिजिकल डेफिसिट विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ रिवेन्यू डेफिसिट। तो हमने बताया था आपको कि किस तरह से, वो तो खैर लंबा प्रोसेस है बेटा, इतना टाइम तो इस वीडियो में नहीं लगाऊंगा मैं कि आपको फिर से समझाया जाए सारी बातें। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 सेज यूएस डॉलर रिकॉर्डेड जंप, अब डॉलर के प्राइस में जंप हुआ है 0.75 पैसे का। The last month, the situation might bring smiles and sorrows to different types of traders, exporters and import justify। तो आप साफ साफ बताइए कि इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कि अगर एक्सपोर्टर है तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा और इंपोर्टर है तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो देखिए 14 का आंसर बच्चे ने क्या लिखा है, तो यूएस डॉलर, अब पहले तो स्टेटमेंट दिया, कंडीशन आ गई, तो फिर आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं कि बच्चे ने कैसे आंसर लिखा हुआ है। तो क्योंकि हर चीज के पॉजिटिव इंपैक्ट नेगेटिव होते हैं, तो इसका आंसर है। इसके बाद है हमारे पास 15 क्वेश्चन में, सेंट्रल बैंक कंट्रोल क्रेडिट विद द हेल्प ऑफ रेपो रेट। तो कैसे करता है ये आप समझाएंगे, और फिर रिवर्स रेपो रेट। तो बेटा ये तो आपको दोनों के बारे में पता होना चाहिए, अलग अलग और में आ गया है। तो 15th में बच्चे ने देखिए तो एक रेपो रेट के बारे में बता दिया कि रेपो रेट होती क्या है, उसके बाद में फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। तो इस तरह से 2 पॉइंट डिटेल में बता दिए। आप, मैं आपको रुकिए, आपको दिखा देते हैं, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं कि क्या लिखा है। इसके बाद पहले पॉइंट में बच्चे ने क्या लिखा है ये भी आप देख सकते हैं, रेपो रेट के बारे में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन से 16 क्वेश्चन है, ये 6 नंबर के हैं आपके पास। ये एक टेबल आपको दे रखी है और इसके साइंस में आपको क्या करना है, कंपेयर करना है रियल जीडीपी को। तो आप इसमें फाइंड करेंगे और फिर आप बताएंगे, और करके सर्कल फ्लो ऑफ इनकम है और वैल्यू ऑफ आउटपुट और वैल्यू एड में है। तो देखिए बच्चे ने कौन सा आंसर लिखा है, तो इसने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में बताया, टू सेक्टर इकोनॉमी विच हाउस होल्ड है फर्म सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो ये नेचुरली जनरल क्वेश्चन है, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में बच्चे ने एक्सप्लेन कर दिया है। तो आपने कैसे बच्चे ने लिखा है, तो आप स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में है। जब भी आपके पास एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बच्चे ने बना के भी दिखा दिया है दोनों का एक साथ, फिर डिफरेंस है देखिएगा, ये हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट और वैल्यू एड में डिफरेंस। और जैसे मैंने कहा था आपको कि हमेशा बेसिस के साथ आंसर लिखें, तो पहले बेसिस भी लिखें, मीनिंग हो गया, फॉर्मूला हो गया, और फिर डिफरेंस आपने क्या है वो बता दिया। इसके बाद हमारे पास 17 क्वेश्चन लास्ट है, एक डायग्राम दे रखा था और आपको पूछा गया था कि ये डायग्राम में जो गैप है केटी वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बच्चे ने साफ साफ बताया कि केटी रिप्रेजेंट है इन्फ्लेशन गैप को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर उस केस में क्या क्या इफेक्ट होते हैं, तो टैक्स का क्या इफेक्ट पड़ेगा और कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, टैक्सेशन के बारे में था। तो आप इसको, आप स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये था मैक्रो। देखिए कितने 17 क्वेश्चन की बात है, 17 क्वेश्चन जो आपने किए वो बिल्कुल सही हो जाए तो आप भी ऐसे ही टॉपर की लाइन में आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की। तो इंडियन इकोनॉमी में देखिए पहला क्वेश्चन है, इज एन एग्जांपल ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। बेटा एनर्जी चैप्टर आपका अब इस साल कट गया है, तो इसके बारे में क्या कहें। और नेक्स्ट है, पॉलिसी इंप्लीमेंटेड फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान टू इंडिया प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। तो कौन सी पॉलिसी थी जिससे इंप्लीमेंट की गई थी, वो नाम पता होना चाहिए। उसके बाद आपके पास इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है, मैच करना है करेक्ट सीक्वेंस। तो डब्ल्यू मैचिंग करनी है, डब्ल्यूटीओ किससे मैच करता है, ये किससे मैच करता है, तो ये पूरा एक आंसर है। मैं आपको एक मिनट पूरा दिखा देता हूं। यस, अब ये क्वेश्चन आपके सामने है कंप्लीट फॉर्म के अंदर। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप आराम से पढ़ के मैचिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या है, और बच्चे ने जो आंसर लिखा है नेचुरली उसका तो आंसर सही है। ये दिखाते हैं आपको कि कैसे उनके आंसर लिखें। देखो सबसे पहले बच्चे ने क्या किया, सेक्शन बी ये लिखा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपने क्या मेन ऑब्जर्व किया कि पार्ट ए मैक्रो इकोनॉमिक्स के सभी क्वेश्चन ऑर्डर वाइज थे,
बच्चे ने कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं किया और मिक्सअप नहीं किए कि इंडियन इकोनॉमी में मैक्रो लिखना, मैक्रो में इंडियन इकोनॉमी, ऐसा नहीं किया। और ऐसा ही हम आपसे उम्मीद करते हैं। तो 18 का आंसर बच्चे ने बी लिखा है, कोल हो गया। और 19 के आंसर सी लिखा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो गया। 20 में जो कॉलम मैच करना था, तो वैसे तो इसने पूरा बना के अपने आप अपनी तसल्ली के लिए दिखा दिया है, लेकिन मेन आंसर है आपके पास ऑप्शन डी। तो देखिए, इसने तो पूरा डिटेल में पूरा टाइम लगा के बच्चे ने किया है। इतना टाइम नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन आंसर पे आ जाइएगा सीधा कि किसको किससे मैच कर रहा है, वो है। तो इसने तो अपनी तसल्ली के लिए अच्छे से करके देखा, बेटर भी है कि आप तसल्ली से करके देख लें। तो इस तरह से हर चीज को मैच करा, और प्रॉपर जब हम लिखते हैं पढ़ते हैं बार बार, तो आराम से आ भी जाता है। इसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको मैं पहले क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको। 21 है, माओ इंट्रोड्यूस्ड ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन। ग्रेट लीप फॉरवर्ड इन द ईयर, कौन से ईयर में ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन आया था? एपेक्स इंस्टीट्यूट कौन सा है जो रूरल को फाइनेंस देता है? ये आपको ट्रू फॉल्स बताना है। लैंड सीलिंग फिक्स मैक्स मिनिमम लिमिट, मिनिमम लिमिट फिक्स करता है या क्या करता है, ये आपको बताया। और कोई भी एक महारत्न कंपनी का नाम बताना है। तो देखिए कि आंसर बच्चे ने क्या लिखे हैं 21 से 24 तक के। 21 में 9 सबको पता ही है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन 1958 में आया। नाबार्ड है जो कि रूरल को फाइनेंस देता है। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, मिनिमम नहीं, वो क्या करता है, मैक्सिमम लिमिट को फिक्स करता है। बच्चे ने रीजन भी लिखा है। और फिर है एक महारत्न का एग्जांपल, आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये होता है आपके पास। उसके बाद देखिएगा कुछ और क्वेश्चंस हैं। ये है हमारे पास 25, इन द ईयर गवर्नमेंट इंडिया मेड एजुकेशन फ्री। कौन से साल में राइट टू एजुकेशन वाली बात आई थी, जिसमें हमने 6 to 14 ईयर के लिए सही बच्चों को फ्री में एजुकेशन दी गई थी? या फिर आपको हेल्थ सेक्टर में कौन सा है जो इसमें से हेल्थ सेक्टर को रेगुलेट करता है? तो वैसे तो आपको पता चल ही गया होगा। 25 के लिए आंसर 2009 में हमारे पास राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में आया था। इसके बाद है, देखिएगा कुछ एक नंबर क्वेश्चन है 26, मेंशन एनी वन एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, का एडवांटेज बताना है। ये भी फिर से ट्रू फॉल्स है। प्रपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इज मोर इंडिया एज कंपेयर टू पाकिस्तान। तो आपको पता करना है सही है गलत है। तो देखिए बच्चे ने क्या आंसर लिखा है इन दो के। तो पहला है, क्रॉप प्रोड्यूस्ड थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग आर पेस्ट फ्री एंड प्रोड्यूस्ड इन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो ये एक एडवांटेज बता दिया। फिर दूसरा हो गया ट्रू वाला स्टेटमेंट। तो ट्रू है, खाली ट्रू फॉल्स नहीं लिखा है, साथ में रीजन भी लिखा है। वही बता रहा हूं, फिल इन द ब्लैंक्स में भी मैक्सिमम आप बेटा जो नॉलेज है उसको रिप्रेजेंट जरूर कर देना, अगर आपको अपनी सिक्योरिटी शो करनी है तो। अब है 28 क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन क्या है वो दिखाता हूं मैं आपको। क्वेश्चन है, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइड टू मर्ज एमटीएनएल एंड बीएसएनएल ऑन अकाउंट ऑफ राइजिंग लॉसेस, जस्टिफाई द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो भी उसकी इंडस्ट्रीज लॉस में चल रही है वो अधिकतर उनको या तो सेल आउट कर रही है, डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, या फिर मर्ज कर रही है। तो इसमें आपको क्या जस्टिफाई करना है, तो ये आप देखिएगा। तो पहले क्या है, लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आर मेड to run despite loss and through they lead to drain of wealth like BSNL and MTNL। अब इस तो नेचुरली इंडिया का ड्रेन ऑफ वेल्थ हो जाता है, इससे पैसा कम हो जाता है गवर्नमेंट का। इट इज बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू क्लोज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अब बंद तो नहीं कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या फैसला लिया कि चलो हम इनको मर्ज कर देते हैं। तो ये रीजन देखो कितने बच्चे ने लिखा है, और भी लिखा है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। इतना टाइम मैं वीडियो में दे नहीं पाऊंगा, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं सारे कॉजेस, ये देखिएगा। और आप हमें पर्सनल मैसेज भी कर देंगे तो हम आपको ये पूरी की पूरी फाइल आपको सेंड कर सकते हैं बेटा, बच्चों के लिए ही हम यहाँ पे बैठे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, पावर सेक्टर इंडिया हैज मेजर चैलेंजेस। बेटे अब आपके लिए इस साल के लिए पावर का जो चैप्टर है वो थोड़ा सा डिलीट हो गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर का था ये, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके सिलेबस का पार्ट में नहीं है। दूसरा है इसमें, इंडिया हैज फेल्ड टू इंप्लीमेंट रिकमेंडेशन ऑफ एजुकेशन कमीशन 1964-66। तो जो एजुकेशन कमेटी थी हमारे पास, वो हम नहीं लागू कर पा रहे हैं। इसमें कहा गया था कि 6% कम से कम एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए। तो इसमें बच्चे ने क्या आंसर लिखा है, इसने पावर सप्लाई के बारे में बताया हुआ है, मेजर चैलेंजेस पावर का। तो ये आपके सिलेबस में इस साल के लिए कटा हुआ है, तो फिलहाल इसको इग्नोर करें। देन क्वेश्चन नंबर 30 है, 4 मार्क्स में। डिस्कस ब्रीफली हाउ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स
have played a significant role in transforming India's agriculture. तो इंडिया की एग्रीकल्चर में लैंड रिफॉर्म्स का क्या कंट्रीब्यूशन है वो बताइए। और मैं है इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस वर इम्पोज्ड इन इंडिया विद ड्यूल ऑब्जेक्टिव टू सेव फॉरेन एक्सचेंज। तो कहां तक ये सफल हो पाया? तो देखिए 30 का आंसर बच्चे ने कौन सा अटेम्प्ट किया है। 30 ने आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन कौन से उसने लैंड रिफॉर्म्स किए हैं? तो लैंड रिफॉर्म्स में एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स हो गया है, लैंड रिफॉर्म्स हुए, चेंज इन लीड ऑफ ओनरशिप एंड लैंड सीलिंग आया। तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, ये लीजिएगा, आप इसको पॉज कर लें, पढ़ लें। इसी के बाद आप यहां भी पॉज कर सकते हैं, 4 मार्क्स में क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट है कमेंट अपॉन 2 साइलेंट फीचर्स ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के 2 फीचर्स हैं वो बताने हैं आपको, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, बिल्कुल जनरल। तो इंडिया हैड बीन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस एंशिएंट टाइम्स। तो एक्सपोर्टर रॉ मटेरियल के थे, इंपोर्टर फ्रेंच गुड्स के बन गए थे हम लोग, और एक्सपोर्ट सरप्लस था हमारा इनिशियली। ये हमारे फीचर्स में थे, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन 32 है हमारे पास, एक टेबल दे रखी है, उसको आपको एनालाइज करना है, तो बहुत इजी क्वेश्चन बन जाता है। तो इंडिया चाइना के बारे में आपको बताना है इस टेबल में। तो देखिए इस टेबल के डेटा को एक्सप्लेन करना होता है, कुछ नहीं है, आप बस पॉज करके इसको देख लें कि कैसे बच्चे ने एक्सप्लेन किया है, ताकि आप भी इसको एक्सप्लेन कर पाए। पढ़ लें आराम से, पॉज करें, बहुत जरूरी है इस टाइप के क्वेश्चंस को देखना, पढ़ना। ये देखिएगा। और फिर सेकंड लास्ट क्वेश्चन 33 है आपके पास, 6 मार्क्स में क्वेश्चन है। डिफाइन द फॉलोइंग। आपको 4 पॉइंट दे दिए हैं, चारों को डिफाइन करने के लिए आ गया है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन बन गया है, लेकिन आपको सबकी डेफिनेशन देनी है। और फिर 34 क्वेश्चन में आपके पास 2 चॉइस में है, कमेंट अपॉन द इंफॉर्मेशन ऑफ लेबर फोर्स इन इंडिया एंड वर्कर पॉपुलेशन रेशो, और है क्रिटिकली एग्जामिन रिजल्ट ऑफ पॉवर्टी। अब पॉवर्टी चैप्टर आपका इस साल सिलेबस से कट गया है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। रही बात बच्चे ने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है वो आपको दिखा देते हैं। चारों उसने डेफिनेशन बताई है। सबसे पहले गोल्डन रेवोल्यूशन क्या है, इसको डिफाइन किया। देखिए डिफाइन करने में भी, एक्सप्लेन करने बच्चा कंजूसी नहीं कर रहा है, आप देख रहे हैं कितना बड़ा आंसर बच्चे ने लिखा हुआ है, क्योंकि 6 मार्क्स में क्वेश्चन है। देन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट और पॉवर्टी लाइन, ये बच्चे ने, और फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो चारों को डिटेल में उसने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ये बड़ा क्वेश्चन करने का फायदा ये होता है कि आपके मार्क्स जो हैं वो थोड़े से अच्छे हो सकते हैं, रेदर देन 1 क्वेश्चन करने पे और एक ही के पार्ट है वो करने में। और 34 में पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, ये आपके सिलेबस का नहीं है, तो इस साल आपके सिलेबस से ये कट गया है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपर की जो आंसर शीट आपने देखी है, ये 2020 की आंसर शीट है। 2021 में पेपर हुए नहीं थे, 2022 में टर्म वाइज पेपर था, जिसमें पहला टर्म तो पूरा एमसीक्यू बेस्ड था, इसलिए वो मैंने आपको शीट नहीं दिखाई है। और अगर आप कहेंगे कि आप वो वाली शीट हमें भेज दें, तो हम आपको वो वाली शीट भी भेज देंगे, उसके लिए आपको पर्सनल रिक्वेस्ट हमको मैं कर सकते हैं। और अगर आपको इससे कोई हेल्प मिले तो इस वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ में, और साथ में एक लाइक भी कर दें। थैंक यू वेरी मच।